हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 12 जनवरी 2022 को। और इस पेपर के हमने कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सीटेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है, आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। अब तक मैंने जितने भी पेपर कराए हैं वो भी, और इस पेपर के भी बाकी के जितने पार्ट आपके रह गए उन्हें भी। ठीक है, और ये साइड में जितनी भी प्ले लिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरी वीडियो की मदद ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट की 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। एक में मैंने थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कराया और दूसरी में मैंने एमसीक्यू वाले पोर्शन कंप्लीट कराया है। तो इन सब की प्लेलिस्ट भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन, देखो सॉरी 80 तक हो गए थे, हम 81 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी हाल ही में राज्य में हुए चुनाव को समझ सके उसके लिए एक शिक्षिका सहायता करना चाहती है। यानी कि हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए हैं उनको बच्चे समझ सके। और ये जो बच्चे हैं ये प्रारंभिक स्तर के हैं, ठीक है, 1 से 5 तक के बच्चे हैं। तो वो समझाना चाहती है कि किस तरह से वो समझाएगी। वह चाहती है कि विद्यार्थी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तत्व के रूप में देखें। ठीक है, मतलब वो चुनाव इसलिए समझाना चाहती है बच्चों को ताकि बच्चे जान सकें कि लोकतंत्र किस तरह का होता है या लोकतंत्र क्या होता है। क्योंकि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो क्या है, एक तरह से लोकतंत्र। राजतंत्र में तो चुनाव होते नहीं है। कौन सा स्रोत इसके लिए उपयुक्त रहेगा? ए है राज्य के चुनाव परिणाम के विवरण वाली समाचार क्लिप। बी है चुनाव करने से संबंधित भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद। सी है चुनाव प्रक्रियाओं के वीडियो रिकॉर्ड यूट्यूब पर उपलब्ध कराना। डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव से संबंधित प्रासंगिक वाली फीचर फिल्में। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका से तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं भारत का लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं और बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र किस तरह का है, बच्चे उसे समझें। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन तो गलत हो गया, डी वाला। अब देखिए इसका जो सही होगा ये ए होगा और सी होगा। अब ये भी देख लीजिए कि बी क्यों नहीं होगा। चुनाव कराने से संबंधित भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद, अगर हम उनको बोल देंगे कि भाई तुम अनुच्छेद रट लो भारतीय संविधान में चुनाव से संबंधित जितने भी दे रखे हैं, तो उन बच्चों की कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक तरह से यही तो है ना कि अनुच्छेद हम उनको पढ़ा दें तो उनको सब समझ में आ जाना चाहिए, तो अनुच्छेद से उनके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये एक सही प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, सामाजिक विज्ञान में प्रारंभिक विद्यालयों में बढ़ावा देने के लिए, प्रारंभिक विद्यालयों मतलब 1 to 5 वाले, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प सही है? ए है विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के बारे में नवीनतम सूचनाएं उपलब्ध कराना ताकि वह याद कर सके। देखो यहां तक तो ठीक था ये ऑप्शन, लेकिन आगे इन्होंने क्या बोल दिया कि ताकि वो याद कर सके। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि याद कराना एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षक का उद्देश्य होता है कि बच्चों को आत्मसात कराना, यानी कि बच्चे उसको ज्ञान को अपने अंदर लिख सके और बाद में उस ज्ञान का अनुप्रयोग कर सके। यानी कि जो हमने ज्ञान उनको दिया है वो उसको व्यवहारिक रूप से उसका प्रयोग कर सके। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। बी है विश्लेषणात्मक और रचनात्मक, यानी कि क्रिएटिविटी। ठीक है, रचनात्मक माने क्रिएटिविटी। रचनात्मक मानसिक मानस का आधार रखने में सामाजिक विज्ञान एक अनिवार्य स्रोत की तरह सहायता करता है, इस पर बल देना। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थियों को निरंतर याद दिलाना चाहिए। देखो फिर उसी तरह की ये चीज आगे भी कि विद्यार्थियों को हमें क्या करना चाहिए, याद दिलाना चाहिए। ठीक है, कि समाज में उपस्थित प्रत्येक समस्या को विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन से हल किया जा सकता है। तो ये वाला भी गलत हो गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, अभिकथन है ए सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। अभिकथन क्या है कि जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाना है वो कैसा होता जा रहा है, चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो सही है, क्योंकि अब पहले की तरह, जैसे पहले टीचर क्या करते थे, अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे तो ज्यादातर टीचर क्या करते थे, घर से रटने के लिए देते थे। ठीक है, पहले शिक्षा नीति ऐसी ही थी कि लो और आप रट के ले आओ या कॉपी में नोट डाउन करके ले आओ।
लेकिन अब की शिक्षा नीति वैसी नहीं है। टीचर हैं या शिक्षक हैं, दोनों ही बहुत मेहनत करते हैं और शिक्षक की जिम्मेदारी ज्यादा है आज के टाइम में। शिक्षक मॉडल पेपर से मॉडल बना बना के वो घर से लेके जाते हैं और बच्चों को वहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। आपको भी टीचिंग प्रैक्टिस में बीएड में ये बताया होगा कि आपको बच्चों को किस तरह से कौन कौन से चार्ट पेपर से समझाना है, किस तरह से मॉडल बनाने, किस तरह से क्या करना है, ये सारी चीजें बताई होंगी। तो ये सही है। अब क्या है, बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है ये काम। कारण है आज भारत के शैक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित समाज वैज्ञानिकों की कमी है। देखो, कमी नहीं है, एक से एक अच्छे टीचर हैं, एक से एक गुणवत्ता वाले टीचर हैं, लेकिन भर्ती सही लोगों की हो ही नहीं पाती है। ज्यादातर भर्तियों में धांधली हो जाती है या ज्यादातर लोग जो हैं वो ओवर एज हो जाते हैं। जो एक्चुअल में जो भर्ती होनी चाहिए जिन बच्चों की, उनकी नहीं हो पाती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें 83 में होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातीय समूह के जीवन को कैसे प्रभावित किया? औपनिवेशिक भारत का मतलब है जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे। जब कोई भी बाहर के लोग किसी देश पे शासन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं औपनिवेशिक शासन। ठीक है, अगर अपने ही देश के लोग हम पर शासन करें तो उसको नहीं बोलेंगे, अगर विदेश के लोग हम पर शासन करें तो औपनिवेशिक शासन कहलाएगा। ठीक है, जैसे भारत में बहुत सारे राजा हुए, एक के बाद एक हुए, एक राजा की को मार के दूसरा राजा बैठ जाता था। ठीक है, लेकिन वो क्या थे, अपने ही देश के थे। औपनिवेशिक माने कोई बाहर वाले देश से आके शासन कर रहा है। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातीय समूह के जीवन को कैसे प्रभावित किया? अब देखिए, जो जनजातीय समूह थे, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो जितने भी राजा होते थे वो जनजातीय समूह की लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करते थे। जनजातियों से कोई इंटरफेयर नहीं किया जाता था, उनके जंगलों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती थी हमेशा तक। और हमेशा से ये चीज परंपरा जो थी वो चली आ रही थी। लेकिन ये परंपरा किसने तोड़ दी? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने जाना कि हमारी जो वन है वो बहुत बहुमूल्य है, हमारी जो जंगल है उनमें बहुत बेशकीमती लकड़ियां हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जनजातियों के लोगों पर पाबंदी लगा दी कि आप जंगल में नहीं जाओगे, और जंगलों को क्या कर दिया? आरक्षित कर दिया। और बहुत सारी जनजातियां इससे प्रभावित हुई और जनजातियों का जो कल्चर चला आ रहा था सदियों से वो पूरी तरह से खत्म हो गया, कई सारी जनजातियों का। ठीक है, के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग या एक प्राथमिक स्रोत के रूप में कहा जा सकता है? यानी कि हमें ये सारी जो जनजातीय समूह के जीवन को किस तरह से प्रभावित किया बाहर के लोगों ने, इसके बारे में हमें पता लगाना है। और हमें कौन से स्रोत की आवश्यकता है? प्राथमिक स्रोत की। तो इनमें से कौन सा प्राथमिक स्रोत होगा? पहला है बिरसा मुंडा के जीवन पर बना एक वृत्त चित्र। देखो, वृत्त चित्र, जिसने भी ये वृत्त चित्र लिखा होगा तो प्राथमिक स्रोत वो होगा। ठीक है, और हमारे लिए क्या हो गया? द्वितीय स्रोत हो गया। दूसरा है लेखक अमिताभ घोष द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक कल्पना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, हम प्राथमिक स्रोत ढूंढ रहे हैं ना इसमें। तीसरा है औपनिवेशिक शासन ने जनजातियों की परिस्थितियों को समर्पित इतिहास की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ, तो ये भी नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं? एनसीईआरटी से कुछ तथ्यों को ले रहे हैं, है ना। फोर्थ है आपका, उस कालीय समय के दौरान बैगा जैसी जनजातियों द्वारा गाए गए और मानवीय शास्त्रीय वेरियर एल्विन द्वारा प्रलिखित किए हुए गीत। तो जो एल्विन थे, वेरियर एल्विन थे, उन्होंने मध्य प्रदेश की कई सारी जनजातियों के ऊपर शोध किया, उनके कल्चर को जानने की कोशिश की, और वो जनजातियों के बीच काफी दिन रहे। ठीक है, सालों रहे उनके बीच, उनको जानने की कोशिश की, उनके कल्चर को, उनकी परंपराओं को जानने की कोशिश की। तो इनके जो स्रोत हैं वो कैसे हैं? वो प्राथमिक स्रोत हैं। ठीक है, कैसे स्रोत हैं? वो प्राथमिक स्रोत हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। यदि एक विद्यार्थी एक जिले की जनसंख्या की विशेषताओं को समझने के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव रखता है, निम्नलिखित में से किसकी संभावना के रूप में आवश्यकता होगी? क्या कर रहा है वो विद्यार्थी? यदि एक विद्यार्थी एक जिले की जनसांख्यिकीय विशेषताओं को समझने की कोशिश कर रहा है,
यानी कि जिले में किस तरह से जो जनसंख्या की है वो है, मतलब लोग कितने लोग रह रहे हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने लोगों के पास रोजगार है और कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है। अब देखिए इस सब के बारे में वो जो बच्चा है वो एक परियोजना बना रहा है या इन सारी विशेषताओं को समझने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पहला है घरों के सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र आंकड़े। दूसरा है भारत की जनगणना से आंकड़े। तो बिल्कुल सही है, यही वाला आंसर सही होगा कि वो क्या करेगा, जो भारत की जनगणना लास्ट जो हुई थी, ठीक है, उसको लेगा। वो कहीं भी आपको मिल जाएगी, किसी भी बुक सेलर की दुकान पर, वहां से वो उसको परचेज करेगा और देखेगा कि उसके जिले में किस किस तरह से लोग हैं, जो मैंने अभी बताया आधार कि कितने लोग शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, वो सारी चीज वो देखेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन रूपरेखा की मुख्य विशेषता है? अब इसमें कौन सी है जो आकलन की रूपरेखा की मुख्य विशेषताएं हैं? ए है प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? आकलन रूपरेखा, मतलब हम अधिगम के लिए आकलन, बच्चों का आकलन किस तरह से कर रहे हैं? अधिगम के लिए, मतलब हमें पढ़ाना है, उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि बच्चों का मानसिक स्तर कितना है। अधिगम के लिए आकलन यही हो गया ना, मतलब हम ये जानने की कोशिश, जैसे हम उनको पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, आगे हम उनको अक्षांश और देशांतर पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को पता है कि पृथ्वी कैसी होती है, पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाओं के बारे में पता है या नहीं पता है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे बच्चों से। तो ये क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए आकलन, यानी कि हम पढ़ाने से पहले उनका आकलन कर रहे हैं, उनका टेस्ट ले रहे हैं कि बच्चों को कितना आता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली होगी, जिसमें हमने ये बताया होगा कि पृथ्वी किस तरह से है और किस तरह से पृथ्वी घूमती है, और काल्पनिक रेखाओं के बारे में नहीं बताया, जब हमने बताया होगा तो वो नहीं आया होगा उस दिन, ठीक है, या फिर किसी कारण से वो नहीं समझ पाया होगा। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को कितना आता है। जब हमें विश्वास हो जाएगा कि हाँ बच्चे इस लेवल तक सभी बच्चों को आता है, तो हम आगे वाला लेवल पढ़ाएंगे। अधिगम के लिए आकलन का पूरी तरह से मतलब ये है कि हम जो बच्चों को पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर ये जांचने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को कितनी चीजें आती हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर मैंने ए पढ़ दिया, अब बी देखते हैं, हित धारकों के साथ। देखो पहला वाला तो सही हो गया कि प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना। हम ये पहचान करेंगे कि हर बच्चा अलग है और विशिष्ट है अपने आप में, तो सबके समझने का जो स्तर है वो अलग अलग होगा। ठीक है, कोई बच्चा बहुत ज्यादा समझ जाएगा जल्दी से और कोई बच्चा एवरेज समझ पाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सबसे पहले हम इस विशेषता पर ध्यान देंगे। बी है हित धारकों के साथ अधिगम प्रगति को साझा करने के लिए उपयोग। सी है अधिगम प्रतिफलों पर आधारित मानदंडों पर विद्यार्थियों के अधिगम को आंकना। जो अधिगम के प्रतिफल के लिए जो पैमाने बनाए गए हैं उन पर विद्यार्थियों को आंकना। ठीक है, डी है समय अनुसार अधिगम प्रगति में परिवर्तन के अवलोकन के अवसर उपलब्ध कराना। देखो ये जो सी वाला ऑप्शन है, अधिगम के प्रतिफलों पर आधारित मानदंड पर विद्यार्थियों के अधिगम को आंकना, ये किसमें होगा? ये होगा आपकी एनुअल परीक्षा में। ठीक है, जो आप उनका जब आप उनका एस ए लेंगे परीक्षा, ठीक है, जब उनकी आप हाफ ईयरली परीक्षा लेंगे या एनुअल परीक्षा लेंगे, तब हम ये देखेंगे कि जो मानदंड हमने निर्धारित किए थे, क्या बच्चा उन पर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। अगर नहीं उतर रहा है तो हम उसको उसी क्लास में रखेंगे। ठीक है, साधारण भाषा में हम बोल सकते हैं कि हम उसको फेल कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर वो 33% भी वो नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं कैच कर पा रहा है चीजों को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको उसी क्लास में उनको रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कब होगा? ये हाफ ईयरली परीक्षा या एनुअल परीक्षा में होगा। ठीक है, एनुअल एग्जाम या का रिजल्ट बनाएंगे तब, या हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट बनाएंगे तब। हम क्या कर रहे हैं? हम केवल क्लास में पढ़ाने के लिए चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को कितना आता है। तो इसका ए वाला सही हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था, और इसका डी वाला सही हो जाएगा कि समय के अनुसार बच्चे में कितनी प्रगति
हो रही है या कितना परिवर्तन हो रहा है, बच्चा किस तरह से समझ रहा है। ठीक है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ए और डी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर तक, ठीक है 1 to 5 की बात हो रही है, प्रारंभिक स्तर वही होता है, तक पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्य विधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है। देखो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप सीटेट के पेपर देने के लिए बैठेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन पढ़ने हैं। यानी कि क्वेश्चन आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि आपको समझ आए कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या है। कई बार सीटेट में मेनली ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतना लेंदी होता है पेपर, है ना, कई कई लाइन के ही क्वेश्चन होते हैं और ऊपर से जो लैंग्वेज होती है वो इतनी टफ होती है कि कई बार समझ में ही नहीं आता है कि इसने पूछा क्या है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमन है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो कॉमन है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना, लेकिन आप ये समझना, पहले 2 सेकंड के लिए आप रुकना कि क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको अभी तक नहीं पता चला होगा कि ये पूछ क्या रहा है, क्योंकि इसने क्या पूछा है, घुमा फिरा के। ये सीधे सीधे मैं आपको सरल भाषा में बताऊं कि ये पूछ रहे हैं कि 2009 का जो एनसीएफ है उसके आधार पर मूल्यांकन कार्यवाहियों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत सही है। ठीक है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख सकें उसके लिए कौन सा जो सिद्धांत है वो सही है, एनसीएफ 2009 के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो ये किसके से संबंधित है, ये एक तरह से एनसीएफ से आया है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप नेट पर सर्च करना एनसीएफ को, एक बुक टाइप की होती है क्योंकि बहुत सारे रूल होते हैं उसमें, और आप एक पढ़ लेना। अब देखिए ऑप्शन, बच्चों को उनसे ना संभालने वाला गृह कार्य नहीं देना चाहिए, तो गृह कार्य की उसमें बात ही नहीं की गई है एनसीएफ में। ठीक है, बी है, इससे बच्चों के चहुमुखी यानी कि सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये वाला सही हो जाएगा आंसर आपका कि हमें किस तरह की शिक्षा व्यवस्था रखनी है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। पहले की अगर शिक्षा दें तो पढ़ने पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि क्लास में पास हो जाओ छुट्टी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, क्लास में पास होना है और कुछ नहीं सीखना है। आजकल क्या है कि बच्चों को एक्टिविटियों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, खेलने में, कूदने में, स्पीच में। ठीक है, तरह तरह के कंपटीशन होते हैं क्लास में, तरह तरह की एक्टिविटियां होती हैं, उसमें इन्वॉल्व किया जाता है कि पढ़ने के साथ साथ बच्चे को शारीरिक विकास भी जरूरी है। उसके लिए सुबह को योगा भी किया जाता है, प्राइवेट जो स्कूल होते हैं उनमें प्रॉपर डेली योगा किया जाता है, एक जो पीरियड होता है वो खेलने का होता है। ये सारी एक्टिविटी आपको ऐसे लगता होगा कई बार कि ये प्राइवेट स्कूल वालों के चोचले हैं। ठीक है, तो ये जो चोचले हैं ये चोचले नहीं है, ये क्या है, एक तरह से बच्चे का सर्वांगीण विकास यानी कि पूरी तरह से चहु ओर से, यानी कि उसका मानसिक, उसका फिजिकली और उसके बोलने चालने का, उसके व्यवहार का, हर चीज का विकास करना है। जब बच्चा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो वो सोचने की कोशिश करता है कि ये एक्टिविटी कैसे होगी, ठीक है, किस तरह से खेलना है। इन सब चीजों से क्या है, दिमाग जो है वो उसके सोचने का लेवल, समझने का लेवल बढ़ जाता है बहुत सारी एक्टिविटियों में इन्वॉल्व होने से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी, जो शारीरिक दंड देते हैं उनको सख्त चेतावनी देना चाहिए, ये भी गलत है। डी है, बच्चों को अनुशासित रूप से अपने विचारों को व्यक्त या प्रकट करने का निर्देश देना चाहिए। देखो इन्होंने बोला है अनुशासित रूप से, तो इसकी वजह से ये पूरा की पूरा सेंटेंस गलत हो गया आपका। ठीक है, गृह कार्य, हमें गृह कार्य पे जोर नहीं देना है, हमें रटवाने पे जोर नहीं देना है, मैंने आपको कितनी बार भी बताया है। ठीक है, और दंड जैसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए परीक्षा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्नलिखित में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। पहला है, देखो विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों में, आकलन की जो गतिविधियां होती हैं उसमें किस चीज को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। पहला है आपका योजनात्मक आकलन, दूसरा है रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन, तीसरा है निदानात्मक आकलन, चौथा है स्थापन या प्लेसमेंट आकलन। प्लेसमेंट आकलन मतलब बच्चे ने इतना सीख लिया उसको हम आगे आगे वाले क्लास में ट्रांसफर कर रहे हैं या आगे वाले कॉलेज में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीज। तो आकलन का जो आधार है वो क्या है, वो ये तीनों है। योजनात्मक आकलन होता है आपका जो लास्ट होता है ना, जब लास्ट में आपका एग्जाम होता है एनुअल एग्जाम, तो वो कैसा होता है, योजनात्मक आकलन। तो
पूरी साल का जितने भी आपने आकलन करें सबका योग करेंगे और आप उसको बच्चे को रिजल्ट प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा है रचनात्मक आकलन, यानी कि बच्चा कितना ज्यादा क्रिएटिव है, बच्चे ने किस हिसाब से निबंध लिखा है। बहुत सारी एक्टिविटियां होती हैं, उन एक तरह से ये देखना कि किस तरह से उन्होंने एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट किया है, कितनी एक्टिविटियों में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तीसरा है निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन का मतलब है कि पहले आपने बच्चे को कोई चीज समझाई, ठीक है, और उसके बाद जब उसने एग्जाम दिया तो उसने उन चीजों को गलत कर दिया, तो आप क्या करेंगे, उसकी कॉपी पे मार्क कर देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन उसने गलत किया है, उस पर सर्कल कर देंगे। बाद में उस बच्चे को बुलाएंगे और उसको समझाएंगे कि आपने यहाँ यहाँ गलती की और आपको इस तरह से सुधारनी है ये, ठीक है। उसको टेबल में प्रॉब्लम आ रही है, प्लस माइनस में प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ चीजों को अवधारणाओं को याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कंसेप्ट उसके क्लियर नहीं है, ये सारी चीज आप बच्चे को बताएंगे और बाद में उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है, निदानात्मक। निदानात्मक जो आकलन होता है वो हमेशा परीक्षा के बाद होता है, जब बच्चे के हाथ में जब आप कॉपी चेक करके बच्चे के हाथ में थमाएंगे उससे पहले आप उनको बताएंगे कि आपने क्या क्या गलती की है। जो पेरेंट्स मीटिंग होती है रिजल्ट से पहले, जो कॉपियां दिखाई जाती हैं, वो क्या होता है, वो निदानात्मक आकलन ही होता है, ठीक है। उसको हम निदानात्मक आकलन ही कहेंगे कि जो टीचर है वो पेरेंट्स को बताती है कि आपका बच्चा यहाँ यहाँ गलती कर रहा है, आप सुधार कीजिए, अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो आगे ये बच्चा इन चीजों को नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, निदानात्मक आकलन। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इन्होंने बोला था उपयोग में नहीं लाया जाता, जो आकलन है उसमें उपयोग में नहीं लाया जाता, तो ये वाली जो चीज है ये नहीं लाई जाती, प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं। पोर्टफोलियो आकलन में क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं वो देखना है, और पोर्टफोलियो आकलन जो होता है वो एनुअल एग्जाम के बाद होता है, ठीक है। जब टीचर पूरी साल का रिजल्ट बना रही होती है तब वो पोर्टफोलियो आकलन करती है, और उसमें वो क्या देखती है कि बच्चे ने पूरी साल किस किस एक्टिविटी में भाग लिया, कौन कौन सी एक्टिविटी बहुत अच्छे से की, और बच्चे ने किन किन चीजों को सीखा, यहाँ तक कि बच्चे की हाइट कितनी बढ़ी इस साल में, ठीक है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में देखें तो बहुत गहराई से पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, सरकारी स्कूल में भी तैयार किया जाता है आजकल, ठीक है। देखो दिल्ली में किया जाता है, दिल्ली का मुझे पक्का पता है कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। कुछ टीचर मेजरमेंट करते हैं और कुछ टीचर नहीं करते हैं, वो अपनी तरफ से लिख लेते होंगे, मैं नहीं कह सकती, लेकिन पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। उसमें चेक किया जाता है कि इस साल बच्चे की हाइट कितनी बढ़ी है, इस साल बच्चे का पूरी साल में वेट कितना बढ़ा है, इस साल बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चा कि पिछली साल उसके कितने परसेंट आए थे, इस साल उसके कितना उसने इंक्रीज किया है या कितना उसने डिक्रीज किया है, कम आए हैं उसके और क्यों आए, उसका कारण भी वो नीचे लिखता है। बच्चा कौन कौन से गेम में आगे है वो लिखता है, बच्चा डांस में कैसा है, सिंगिंग में कैसा है, एक्टिविटी में कैसा है, सारा ब्यौरा होता है पोर्टफोलियो, ठीक है। और वो जो पोर्टफोलियो आकलन होता है उसके बाद वो टीचर क्या करता है, उस पोर्टफोलियो को आगे वाली जो आगे की जो क्लास की टीचर है उसको करेगा, उसको दे देगा। यानी कि अगर 6 क्लास की जो टीचर है वो साल के लास्ट में पोर्टफोलियो तैयार करेगी तो वो उस तैयार पोर्टफोलियो को 7th क्लास की टीचर को देगी, ठीक है, ताकि 7th क्लास की टीचर ये जान सके कि बच्चे में कहाँ कहाँ कौन कौन सी कमियां थी जिनको मैं इस साल सुधारूंगी, ठीक है। अब फिर जो 7th में जो गड़बड़ करेगा, गलतियां करेगा, उनको मैम 7th वाली लिखेगी और वो 8th वाली को दे देगी। तो इस तरह से बच्चे की जो कमियां हैं दिन पे दिन कम होती चली जाएंगी, क्योंकि टीचर ध्यान देंगे और उनमें सुधार करने की कोशिश करेंगी। उसी तरह से समय समय पर पेरेंट्स को भी बताया जाता है कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो टीचर वो पेरेंट्स भी पूरी तरह से ध्यान देते हैं। अगर आपके स्कूल आपके घर में कोई प्राइवेट स्कूल में बच्चा होगा, आप उसके पेरेंट्स मीटिंग में गए होंगे, तो क्या होता है पेरेंट्स मीटिंग में टीचर बच्चे के बारे में बताती है कि तुम्हारा बच्चा ये नहीं पढ़ रहा है, ये नहीं पढ़ रहा है, या तुम्हारा बच्चा इस चीज में अच्छा है, उस चीज में अच्छा है, ठीक है। आपको कोई समस्या लगती है तो आप भी बताती हैं कि बच्चा इस तरह से नहीं समझ पा रहा है, आप दूसरी टीचिंग एड यूज कीजिए जिससे हमारा बच्चा अच्छे से समझ सके, ठीक है। मार्क्स कम आ रहे हैं, क्यों समझ नहीं पा रहा है, क्यों उसका मन नहीं लगा है पढ़ाई में, क्या दिक्कत है, ये सारी चीज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हाँ, सभी लोग पेरेंट्स भी और टीचर भी, उनका जो मेन फोकस होता है कि बच्चे को आगे बढ़ाने का। अब देखो ऑप्शन देखते हैं कि पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यकता होती है किन किन चीजों की होती है। ए है विद्यार्थियों के कार्यों का संकलन, यानी कि विद्यार्थी ने पूरी साल जितने भी काम किए हैं उनका संकलन होता है। बी है एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य व परीक्षा पत्रों का संग्रह। एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित अवधि में नहीं है, ये क्या है, पूरी साल का तैयार किया जाता है, ठीक है। तो बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। सी पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्य या वस्तु के चयन हेतु एक मानदंड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये वाला, सी वाला भी सही हो जाएगा। तो ए और सी सही है, ठीक है।
पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्य या वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड, यानी कि एक मानदंड तैयार किया जाएगा, जिसमें मतलब एक तरह से एक्टिविटीज जो की है उसने या उसका जो रिजल्ट है उन सबको सम्मिलित किया जाएगा। अब लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। जब भी मैं पेडागोजी आपको पढ़ाती हूँ तो अक्सर मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि पेडागोजी के जो क्वेश्चन है थोड़े लंबे होते हैं, थोड़ा मुझे समझाने में टाइम लग जाता है, ठीक है। और मेरी भी थोड़ी आदत गंदी है कि हर चीज को बहुत डिटेल में जाके बताती हूँ। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ और शॉर्ट में कर देना चाहिए था और जल्दी काम हो जाता। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ताओं के अनुपयोग अनुपयोग कौशल कौशल का आकलन करता है? अनुपयोग कौशल। देखो आपने ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी ना, उसमें यह अनुपयोग कौशल के बारे में आपने सुना होगा कि सबसे पहले हम पूर्व ज्ञान चेक करते हैं बच्चे का, उसके बाद हम उसको नया वाला ज्ञान देंगे, बोध कराएंगे, ठीक है, बोध कराएंगे, फिर उसका अवलोकन करेंगे कि बच्चा ठीक से सीख रहा है या नहीं सीख रहा। फिर हम क्या करेंगे, फिर बच्चे को हम कहेंगे कि भाई जो हमने सिखाया है उसका आप प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो जब हमने पहले उसको सिखा दिया है, किसी भी टॉपिक के बारे में पहले हमने उसको पढ़ा दिया है, उसके बाद हम उससे क्या कर रहे हैं, अनुपयोग करा रहे हैं, यानी कि हमने पढ़ा दिया हमारा, अब हम ये देख रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, सीखे हुए का वो कितना प्रयोग कर रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर है ए, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित ग्रह प्रभावित यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है? जो कौन सी गैस है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है? बी है वायुदाब क्या है, ठीक है। सी है वर्षा के कितने प्रकार, सॉरी, वर्षा के 3 प्रकारों के नाम बताइए, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने 3 ऑप्शन पढ़े हैं, इसमें क्या है, सीधे सीधे हमने अवधारणाएं पूछी हैं बच्चे से, ठीक है। अब डी है साक्षरता क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्य की सूची बनाइए। हमने सबसे पहले उनको साक्षरता बता दी है, अब हम क्या कह रहे हैं कि आप सूची बनाइए, ठीक है, किसके बारे में, साक्षरता दर के बारे में, यानी कि हमने सिखा दिया है पहले बच्चों को, अब वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसमें क्या प्रयोग करना है, इसमें तो सीधा सीधा हमने उनको समझाया और हमने उनको उससे पूछ लिया, तो इसमें तो उन्होंने ज्ञान का कोई प्रयोग नहीं किया। हमने पूछा वायुदाब क्या है, हमने समझा दिया, उन्होंने बता दिया कि ये वायुदाब है। हमने समझा दिया कि वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, उन्होंने बता दिया कि 3 प्रकार होते हैं वर्षा के, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कुछ प्रयोग नहीं किया है, जो हमने बताया वो हमको सुना रहे हैं, या वही चीजें वो हमको बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वो प्रयोग कर रहे हैं, क्या प्रयोग कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने बताया साक्षरता दर क्या है, दूसरे नंबर वो क्या बता रहे हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाइए, मतलब वो अपने ज्ञान के आधार पर सूची बना रहे हैं। ई है निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के कई मायने हो सकते हैं, अपने क्षेत्र के कुछ उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यानी कि पहले हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बताया, उन्हें निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बताया, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बताया। ये देखो पॉलिटिकल साइंस से आया है ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ये पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले थे तीनों, ये आपके ज्योग्राफी के थे, ठीक है। साक्षरता दर भी ये पॉलिटिकल साइंस से ही आए हैं, ये दोनों नीचे वाले ऑप्शन। तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है आपके एग्जाम में, यहाँ तक कि आपकी पेडागोजी भी एनसीईआरटी से ही आती है। अब देखिए, तो हमने उनको पहले बता दिया निजी स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, यानी कि निजी हॉस्पिटल में किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं और सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, हमने दोनों चीज उनको बता दी है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र के कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कर रहे हैं, यानी कि वो अपने क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में किस तरह से है उसके आधार पर वो बता रहे हैं कि भाई प्राइवेट में इस तरह की सुविधाएं होती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं, आगे हम 2024 का पेपर लेके आएंगे, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये सुबह में मेरे चैनल पर हमेशा 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में एक वीडियो अपलोड होती है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, तो आप प्लीज 9 से 9:30 के बीच में अपना फोन खोलकर देख सकते हैं चैनल पर आकर कि वीडियो अपलोड हो गई है, ठीक है। और शाम को एक वीडियो अपलोड होती है जो मोटिवेशनल वीडियो होती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, आपके व्यवहार में, आपके एक अच्छे नागरिक बनने में वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, अपलोड करने में, तो प्लीज आप भी थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके जाना, एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जाना। आप लोगों की कमेंट आते हैं, मुझे दिल से बहुत खुशी होती है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ, बच्चे जो फ्रेंड्स हैं जो देख रहे हैं, मेरे जो साथी हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी उतना ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज करना।
कमेंट भी करना, लाइक भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।